जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा और उम्मीद करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। और आप देख रहे हैं स्टडी विथ मनोरंजन यूट्यूब चैनल। पॉलिटी का 880 क्वेश्चनों का ये सीरीज है। 880 क्वेश्चन को कवर किया गया है और ये रोशन आनंद सर का ज्ञान बिंदु का ये पीडीएफ जो डाला गया था उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम पे बहुत ही इसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1 जिन लोगों ने नहीं देखे होंगे, पार्ट 1 जाके देख लेंगे। ये पार्ट 2 वीडियो है। 203 क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, 203 नंबर का क्वेश्चन है। भारत का अधिकार पत्र जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है, संविधान के किस भाग को? तो ये भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। मौलिक अधिकार की सुरक्षा के लिए व्यक्ति आपको उच्च न्यायालय में किस आर्टिकल के तहत जा सकता है? तो आपको 226 आर्टिकल के तहत जो है मौलिक अधिकार का जब हनन होता है उसकी सुरक्षा के लिए आपको उच्च न्यायालय में जा सकता है। किस आर्टिकल के तहत? 226 आर्टिकल के तहत। और वही जो है मौलिक अधिकार की सुरक्षा के लिए व्यक्ति जो है आपको उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल जो है 32 के तहत जा सकता है। आर्टिकल 32 जो है आपको ध्यान रखेंगे, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। और हाई कोर्ट में 226 आर्टिकल के तहत जा सकते हैं। मूल संविधान में मूल अधिकार कितने थे? तो मूल अधिकार पहले 7 था, ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस संशोधन के तहत जो है आर्टिकल 31 को निरस्त कर दिया गया? आर्टिकल 31 को निरस्त कर दिया गया। ये 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत जो है 31 आर्टिकल था। आर्टिकल 31 को निरस्त कर दिया गया। 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको निरस्त कर दिया गया। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार कौन है? तो संपत्ति का अधिकार अब बन चुका है, कानूनी अधिकार बना हुआ है। संपत्ति का अधिकार अब किस रूप में जाना जा रहा है? तो कानूनी अधिकार के रूप में जाना जा रहा है। और वही जो है वर्तमान में संपत्ति का अधिकार की चर्चा किस आर्टिकल में किया गया है? 300 के क में किया गया है। 300 के क में देखने को मिलता है। 1931 में कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता जो वल्लभ भाई पटेल के द्वारा 1931 में कराची अधिवेशन की अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने किया था। समता या समानता का अधिकार की चर्चा, समता और समानता की अधिकार की चर्चा जो समता की चर्चा जो है किस आर्टिकल में? 14 से 18 में किया गया है। और वहीं स्वतंत्रता की चर्चा किस आर्टिकल में? तो आपको 19 से 22 में स्वतंत्रता, 19 से 22 में स्वतंत्रता की चर्चा किया गया है। शोषण के विरोध का अधिकार आर्टिकल जो है 23 से 24 में शोषण के विरोध में है। और धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा किस आर्टिकल में? तो आपको 25 से 28 में किया गया है। इस बात को ध्यान रखेंगे। समता की अधिकार जो है आर्टिकल 14 से 18 में है। और स्वतंत्रता का अधिकार जो है 19 से लेकर 22 तक ले दिया गया है। शोषण के विरोध अधिकार आपको 23 से 24 में दिया गया है। और धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख जो है 25 से 28 में किया गया है। इस बात को याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। शिक्षा और संस्कृति का अधिकार संबंधित बातें का चर्चा किस आर्टिकल में किया गया है? तो यह शिक्षा और संस्कृति के अधिकार संबंधित बातें किस आर्टिकल में वर्णित किया गया है? आर्टिकल 29 और 30 में जो है शिक्षा और संस्कृति के अधिकार की चर्चा आर्टिकल 29 और 30 में चर्चा किया गया है। संवैधानिक उपचार का अधिकार की चर्चा किस आर्टिकल में वर्णित है? तो आर्टिकल 32 जो है संवैधानिक उपचार के बारे में बताता है। संवैधानिक उपचार की जानकारी हमें किस आर्टिकल से मिलती है? आर्टिकल 32 से मिलती है। विधि के समक्ष समानता की बातें किस आर्टिकल में वर्णित किया गया है? विधि के समक्ष जो है समानता की चर्चा जो है आर्टिकल 14 में किया गया है। विधि के समक्ष समानता की चर्चा आर्टिकल 14 में। आर्टिकल 15 में क्या बताया गया कि धर्म, जाति, लिंग, नस्ल, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है। तो आर्टिकल 15 में जो है जाति, धर्म, नस्ल, लिंग, जन्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 15 में इसकी वर्णित किया गया है, ध्यान रखेंगे। और वही बात है आर्टिकल 16 में बताया गया। आर्टिकल 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता की चर्चा जो है, रोजगार की बातें जो है, नौकरी की बातें जो है किस आर्टिकल में? आर्टिकल 16 में चर्चा किया गया है। आर्टिकल 17 में क्या बताया गया है? अस्पृश्यता का अंत जो किया गया, अस्पृश्यता का वर्णन जो किया गया है आर्टिकल 17 में। छुआछूत, अनटचेबिलिटी की चर्चा आर्टिकल 17 में किया गया है। आर्टिकल 17 में
वहीं आर्टिकल 18 में जो बात किया गया उपाधियों का अंत किया गया है, उपाधियों का अंत किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत की चर्चा किया गया है। भारत रत्न, पद्म विभूषण और महावीर चक्र जैसे आदि आर्टिकलों को किस आर्टिकल में वर्णित किया गया है, आर्टिकल 18 में किया गया है। भारत रत्न, पद्म विभूषण, महावीर चक्र आदि की चर्चा जो है किस आर्टिकल के तहत किया गया, आर्टिकल 18 के तहत चर्चा किया गया है। आर्टिकल 19 के 1 में किया गया है प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है, तो आपको आर्टिकल 19 के 1 में प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है, प्रेस की स्वतंत्रता की चर्चा किया गया है, आर्टिकल 19 के 1 में चर्चा किया गया है। संघ बनाने की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में है, संघ बनाने की चर्चा जो है संघ बना सकते हैं, सी पर संघ होता है, तो 19 के सी में जो है संघ बनाने की स्वतंत्रता दिया गया है। संघ बनाने की स्वतंत्रता पूछेगा तो आर्टिकल 19 के सी में चर्चा किया गया है। कोई भी व्यक्ति व्यापार और आजीविका चलाने की स्वतंत्रता, कोई भी व्यक्ति जो है अपना जीवन चलाने के लिए व्यापार और आजीविका चलाने की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में बताया गया है, तो आपको ध्यान रखेंगे आर्टिकल 19 के जी में चर्चा किया गया, 19 के जी में इसकी चर्चा किया गया है। उपाधियों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण की चर्चा आपको आर्टिकल 20 में किया गया है। अपराधियों के लिए दोष सिद्ध की चर्चा जो है उसकी संरक्षण की चर्चा जो है आर्टिकल 20 में किया गया है। अपराधियों के लिए दोष सिद्ध की संबंध में उसकी संरक्षण की चर्चा आपको आर्टिकल 20 में किया गया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। प्राण और देह की स्वतंत्रता की चर्चा और उसकी सुरक्षा, प्राण और देह की स्वतंत्रता की सुरक्षा की चर्चा आर्टिकल 21 को बोलते हैं, 21 को बोला जाता है। प्राण और देह की स्वतंत्रता आपको आर्टिकल 21 को बोला जाता है। राष्ट्रीय न्यायाधिकरण की स्थापना अक्टूबर 2010 में किया गया था। अक्टूबर 2010 में राष्ट्रीय न्यायाधिकरण की स्थापना किया गया था। राष्ट्रीय न्यायाधिकरण की स्थापना पूछेगा तो अक्टूबर 2010 बताइएगा। आर्टिकल 21 के 1 में संविधान को कब जोड़ा गया, आर्टिकल 21 के 1 जो कब संविधान में जोड़ा गया, तो 86वीं अमेंडमेंट जो है 2002 में किया गया है ना। आर्टिकल 21 के 1 जो है संविधान में कब जोड़ा गया था, 86वें अमेंडमेंट 2002 में जोड़ा गया था। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध की संरक्षण की चर्चा किस आर्टिकल में, आर्टिकल 22 में दिया गया है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध का संरक्षण की चर्चा अगर पूछेगा तो आर्टिकल 22 बताइएगा, आर्टिकल 22। पहला निवारण विधेयक कब पारित किया गया था, पहला निवारक निरोध विधेयक जो कब पारित किया गया था, तो 26 फरवरी 1950 में किया गया था। तो 26 फरवरी 1950 में पहला निवारक निरोध विधेयक जो पारित किया गया था, इस बात को ध्यान रखेंगे। पोटा के बारे में पूछा गया, पोटा का फुल फॉर्म क्या होता है, प्रिवेंशन ऑफ टूरिस्ट ऑर्डिनेंस होता है। पोटा का फुल फॉर्म क्या होता है, प्रिवेंशन ऑफ टूरिज्म ऑर्डिनेंस होता है इसका फुल फॉर्म। पोटा को कब लागू किया गया था, पोटा को जो कब लागू किया गया था तो 25 अक्टूबर 2001 में लागू किया गया था। पोटा को कब लागू किया गया था, तो 25 अक्टूबर 2001 में लागू किया गया था पोटा को। मानव के व्यापार हो गया। बाल श्रम का निषेध जो है किस आर्टिकल में चर्चा किया गया, आर्टिकल 23 में किया गया है। आर्टिकल 23 में क्या है, तो मानव के दुर्व्यवहार, व्यापार, अंगों का तस्करी का निषेध किया गया, प्रतिबंधित किया गया है, आपको आर्टिकल 23 में बताया गया है। बालकों के नियोजन का प्रतिशोध की चर्चा जो है आर्टिकल 24 में किया गया है। बालकों को नियोजन का प्रतिषेध जो है किस आर्टिकल में किया गया, आर्टिकल 24 में किया गया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 25 जो बताया गया है कि अपने धर्म के आचरण और प्रसार करने की स्वतंत्रता दिया गया है। अपने धर्म के प्रति आचरण कीजिए या प्रचार कीजिए, आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता आर्टिकल जो 25 में दिया गया। आर्टिकल 26 में जो है धार्मिक कार्य का प्रबंधन की स्वतंत्रता, धार्मिक कामों की प्रबंधन की स्वतंत्रता आपको 26 में दिया गया है। आचरण और प्रसार की बातें 25 में दिया गया, प्रबंधन कीजिए 26 में। आर्टिकल 29 में क्या बताया गया, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की संरक्षण की चर्चा, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की चर्चा पूछेगा तो आर्टिकल 29 याद रखेंगे। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की संरक्षण आर्टिकल 29 में दिया गया है। शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार की चर्चा जो है आर्टिकल 30 में दिया गया है। शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने की अल्पसंख्यक वर्गों की अधिकार की चर्चा जो दिया गया है आर्टिकल 30 में किया गया है, आर्टिकल 30 में।
संवैधानिक उपचार का अधिकार को संवैधानिक उपचार के अधिकार को किसने संविधान का आत्मा कहा है? तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है। तो डॉक्टर अंबेडकर ने संवैधानिक उपचार का अधिकार को क्या कहा है? संविधान का आत्मा बोला है, संविधान का आत्मा। संवैधानिक उपचार के अधिकार को किसने संविधान का आत्मा कहा है? तो डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा जो बोला गया था, ध्यान रखेंगे। समादेश, समादेश कितने प्रकार के होते हैं? तो रीट 5 प्रकार, इसी को बोलते हैं रीट। रीट 5 प्रकार के, तो समादेश पूछ ले या रीट पूछ ले, ठीक है ना, तो 5 प्रकार के। एक क्वेश्चन पर चलते हैं कि किस वाद में कहा गया है कि संसद मूल अधिकार में संशोधित नहीं कर सकती थी? तो यह किस वाद में कहा गया है संसद अपने मूल अधिकार में संशोधित नहीं कर सकती थी? तो आपको गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद 1967 में ये बात कहा गया था, संसद मूल अधिकार में संशोधित नहीं कर सकता है। तो आपको गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद जो है 1967 में इसकी चर्चा किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने यह कब अधिकार दिया कि संसद मूल अधिकार में संशोधन कर सकता है? ये सर्वोच्च न्यायालय ने अब जो ये अधिकार दे दिया, संसद जो है मूल अधिकार में संशोधित कर सकती है। तो आपको 24वां अमेंडमेंट 1971 में इसकी अधिकार मिल जाता है कि मूल अधिकार में संसद संशोधित कर सकती है। इसकी जानकारी हमें किस अमेंडमेंट से मिलती है? तो 24वां अमेंडमेंट 1971 में। और संविधान जो मन के मूल अधिकार में संशोधित नहीं कर सकती है, तो किस वाद में? गोलकनाथ बनाम पंजाब 1967 में किया गया। तो ध्यान रखेंगे इस बात को। राज्य के नीति तत्व का वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4 में। डीपीएसपी की चर्चा भाग 4 में। डीपीएसपी 1 2 3 4, तो भाग 4 डीपीएसपी भाग 4 में। ऐसे याद करने का तरीका है। आगे बढ़ते हैं कि राज्य के नीति तत्व जो है किस देश से लिया गया? तो आयरलैंड से लिया गया। राज्य के नीति तत्व किस देश से लिए गए हैं? तो आपको आयरलैंड बताना है, आयरलैंड से लिया गया है। राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि करने के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगी, जिसकी चर्चा आर्टिकल 30 में किया गया है। राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगी, जिसकी चर्चा आर्टिकल 30 में किया गया। आर्टिकल 30 में किया गया, इस बात को ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 30 समझ लिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखें। न्यायिक आर्थिक न्याय प्राप्त करने के सिद्धांत का उल्लेख। आर्थिक न्याय प्राप्त करने का सिद्धांत किस आर्टिकल में? 39 में है। 39 में 39 आर्टिकल में आर्थिक न्याय प्राप्त करने की सिद्धांत जो चर्चा किया गया है। आर्थिक न्याय प्राप्त करने का सिद्धांत जो है किस आर्टिकल में वर्णित है? तो 39 आर्टिकल में इसकी बात की चर्चा किया गया है। पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को जीविका प्राप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 39 के क में 39 के क में आपको स्त्री और पुरुषों के लिए आजीविका उपलब्ध करने की बातें किया गया है। आपको 39 के क में वही बात है, स्त्री पुरुषों के दोनों का समान काम के लिए समान वेतन की चर्चा जो है आर्टिकल 39 के घ में किया गया है। 39 के घ में इसकी चर्चा किया गया, इस बात को ध्यान रखेंगे। 39 के घ में समान काम के लिए समान वेतन की चर्चा 39 के घ में। पंचायत, ग्राम पंचायत के जो गठन की बातें आर्टिकल 40 में। ग्राम पंचायत के गठन की चर्चा आपको आर्टिकल 40 में दिया गया है। आर्टिकल 41 में क्या है? कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार की चर्चा। कुछ दशाओं में काम और शिक्षा और लोक सहायता प्राप्त करने का अधिकार जो है आर्टिकल 41 में चर्चा किया गया है। कामगारों के लिए निर्वाचन मजदूरी और कुटीर उद्योग के लिए प्रोत्साहन की चर्चा जो आर्टिकल 43 में किया गया है। कर्मकारों के लिए निर्वाचन में कि उचित मजदूरी, कामगारों के लिए उचित मजदूरी और कुटीर उद्योग की जानकारी जो है किस आर्टिकल से मिलती है? तो आपको 43 आर्टिकल 43 से मिलती है। आर्टिकल 43 से। आर्टिकल 44 में क्या है? समान सिविल संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा आर्टिकल 44 में किया गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा आर्टिकल 44 में किया गया, इस बात को ध्यान रखेंगे। कृषि और पशुपालन का संगठन की चर्चा। कृषि और पशुपालन की चर्चा किस आर्टिकल में? कृषि और पशुपालन की चर्चा आपको 48 आर्टिकल में 48 आर्टिकल में कृषि और पशुपालन की चर्चा किया गया, इस बात को ध्यान रखेंगे। पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीवों के लिए उसकी रक्षा करने की चर्चा आपको 48 के क में चर्चा किया गया। 48 के क में क्या बताया गया है? 48 के क में ये बताया गया है पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीवों की रक्षा करना है, आपको 48 के क में बताया गया है। कृषि और पशुपालन आपको 48 में किया गया। 48 के 1 समझ लिए, पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीवों की रक्षा करना है भाई।
49 में जो बताया गया, 49 में राष्ट्रीय महत्व स्मारक हो गया, स्थान हो गया, वस्तुओं की संरक्षण करना है, उसकी चर्चा किया गया है किस आर्टिकल में? 49 में 49 आर्टिकल में क्या बताया गया है? राष्ट्रीय स्मारक हो गया, स्थान हो गया, वस्तुओं की उसकी सुरक्षा करना है, मानव की अधिकार में ये आता है मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत में। आगे बात करते हैं 49 में। अब बातें करते हैं कि कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग किया गया, पृथक किया गया है। कार्यपालिका और न्यायपालिका को पृथक किया गया है, अलग किया गया है। आपको 50-50 याद रखेंगे, 50 हो जाएगा आर्टिकल 50 में। कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग किया गया, आर्टिकल 50 में किया गया है, ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 51 में क्या बताया गया कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के अभ्यर्थी की चर्चा आर्टिकल 51 में किया गया। आर्टिकल 51 में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की चर्चा आपको आर्टिकल 51 में किया गया है। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना की चर्चा, प्राथमिक स्तर पर, प्राइमरी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना, आपकी इसकी जानकारी किस आर्टिकल से? तो 350 के क में, 350 के क में क्या बताया गया है? 350 के क में आपको प्राथमिक स्तर में मातृभाषा में शिक्षा देना है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना आपको 350 की क में। हिंदी भाषा को प्रोत्साहन की चर्चा किस आर्टिकल में? हिंदी भाषा को प्रोत्साहन की चर्चा आपको 351 में किया गया है, 351 समझ में लिया गया। हिंदी भाषा के प्रोत्साहन की चर्चा पूछेगा। हिंदी को जो जानते हैं प्रोत्साहन की चर्चा आपको ध्यान रखेंगे, आर्टिकल 51 के क में बताया गया है। किसने कहा था, क्या कहा था कि राज्य के नीति तत्व वो एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जा सकता है, जिसकी चर्चा जो है, यह स्टेटमेंट किसका है? तो ये के.टी. शाह का ये स्टेटमेंट है। के.टी. शाह ने आपको राज्य के नीति तत्व के बारे में कहा था, यह एक ऐसा चेक है जो अपने सुविधा के अनुसार भजा सकते हैं, अदा कर सकते हैं। ये के.टी. शाह के द्वारा बोला गया था, के.टी. शाह के द्वारा। मौलिक कर्तव्य को किस समिति के सिफारिश पर संविधान में जोड़ा गया? तो मौलिक कर्तव्य को जो है किस समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था? तो ये स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य को संविधान में कब जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन आपको 1976 में मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा आपको 1976 में स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। और मौलिक कर्तव्य जो संविधान के किस भाग में है? तो भाग याद रखेंगे, भाग 4 के क में दिया गया। मौलिक कर्तव्य के जो भाग पूछेगा किस भाग में है, तो 4 के क में इसकी चर्चा किया गया है। और मौलिक कर्तव्य की संख्या पूछेगा तो 11 है। मौलिक कर्तव्य जो है किस देश से लिया गया है? तो कर्तव्य जो है रूस से लिया गया है, रूस से लिया गया मौलिक कर्तव्य। देश की रक्षा करें, यह एक प्रकार का क्या है? देश की रक्षा करना है, तो एक मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य है ना। मौलिक कर्तव्य जो है राष्ट्रीय स्मारक की उसको संरक्षण करना है, पब्लिक पैलेस को मतलब कि उसको हानि नहीं पहुंचाना है, और स्वतंत्रता संग्राम में जो शहीद हुए हैं उनको हृदय में संजो कर रखना है। ये भी बातें आपको मौलिक कर्तव्य। राष्ट्रगान का आदर करना है, ठीक है ना, किसी भद्रता को बनाए रखना है, ये आपको मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत में आता है। माता पिता को मौलिक कर्तव्य का दर्जा कब मिल जाता है? तो माता पिता को मौलिक कर्तव्य का दर्जा आपको 86वें अमेंडमेंट के द्वारा, 86वें संशोधन के द्वारा, ध्यान रखें, मौलिक कर्तव्य की चर्चा मन की मौलिक कर्तव्य का दर्जा माता पिता को भी मिल जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन जो पूछे गए हैं कि भारतीय संविधान की कार्यपालिका की शक्ति, भारतीय संविधान में कार्यपालिका की चर्चा जो किया गया है आपको 53 में। भारतीय संघ में कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, जिसकी जानकारी आपको 53 में बताया गया है। 53 में राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होगा, जिसकी चर्चा जो है किस आर्टिकल में किया गया? 52 में किया गया है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होगा, जिसकी चर्चा आर्टिकल 52 में किया गया। आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति की योग्यता के विषय में जानकारी मिलती है, राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में जानकारी मिलती है 58 आर्टिकल 58 में। 58 में आपको जानकारी मिलती है योग्यता की बातें, आपको योग्यता पूछेगा 58। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल के विषयों की जानकारी, निर्वाचन मंडल के विषयों की जानकारी आपको 54 आर्टिकल में है ना। आगे बात करते हैं। राष्ट्रपति के
निर्वाचन किस सिद्धांत के द्वारा जोड़ा गया है? तो राष्ट्रपति को जो है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया है। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एकल नागरिकता के पद्धति के सिद्धांत पर राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। और राष्ट्रपति के चुनाव में अगर विवाद उत्पन्न हो जाता है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद उत्पन्न हो जाता है, इसका निपटारा कहाँ होता है? तो आपको ध्यान रखेंगे, ऑप्शन में निर्वाचन आयोग देगा, निर्वाचन आयोग बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो कहाँ होता है इसका निपटारा? तो आपको सुप्रीम कोर्ट में होता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही अंतिम फैसला होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद की बातें। राष्ट्रपति के कार्यकाल की जानकारी हमें आर्टिकल 56 में बताया। तो आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल की जानकारी आपको किस आर्टिकल में? आर्टिकल 56 में 56 इंच के सीना के साथ 5 साल के लिए काम करता है। आर्टिकल 56 याद रखेंगे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति पूछा गया तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनका संबंध बिहार से था, बिहार से, जीरादेई से। स्वतंत्रता के बाद पैदा होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो हैं द्रौपदी मुर्मू। भारत स्वतंत्र हुआ था, भारत स्वतंत्रता के बाद जो है पैदा होने वाली प्रथम राष्ट्रपति बनी गए तो द्रौपदी मुर्मू बनी है। वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति के रूप में काम कर रही है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की चर्चा किस आर्टिकल में? महाभियोग की चर्चा आर्टिकल 61 में किया गया है। आर्टिकल 61 में जो है आपको ध्यान रखेंगे, आर्टिकल 61 में अमेरिका से लिया गया है, ठीक है ना, अमेरिका से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया। महाभियोग की प्रक्रिया, महाभियोग की प्रक्रिया क्या? अर्ध न्यायिक है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। आगे बात करते हैं, राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने से पहले कितने दिन पहले उसको जानकारी देना होता है? तो 14 दिन पहले उसकी जानकारी देना होता है। महाभियोग की प्रक्रिया जो राष्ट्रपति पर लगाया जाता है उस पर कितने दिन पहले जानकारी देना होगा? 14 दिन पहले उसकी जानकारी देना पड़ता है। राष्ट्रपति के पद अगर खाली होता है उसके कितने दिन के अंदर में भरना जरूरी पड़ता है? तो 6 माह के अंतर्गत में उसको भर लेना जरूरी होता है, ध्यान रखेंगे। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद खाली होता है, तो अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली होता है तो उस पद पर कौन निर्वहन करेंगे? आपको सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का, मुख्य न्यायाधीश, इस पर सुप्रीम कोर्ट के जो ध्यान रखेंगे उच्चतम न्यायालय का मुख्य निर्वाचन आयोग जो है राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। इस प्रकार एम हिदायतुल्लाह प्रथम व्यक्ति थे। आगे बात करते हैं कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली होता है तो जिसकी जानकारी किस आर्टिकल में मिलती है? अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली होती है जिसकी जानकारी हमें आर्टिकल 70 से मिलती है। आर्टिकल 70 से ये जानकारी मिलती है। राष्ट्रपति का वेतन पूछेगा, राष्ट्रपति का वेतन आपको 5 लाख है। राष्ट्रपति का वेतन आपको 5 लाख रुपया है, 5 लाख ध्यान रखेंगे। और किस निधि से दिया जाता है? तो भारत के संचित निधि से दिया जाता है, ध्यान रखेंगे। उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है, कोई सब टैक्स फ्री रहता है। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति आपको राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। भारत के सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा, ध्यान रखेंगे। भारत का नियंत्रण और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति पूछेगा तो राष्ट्रपति के द्वारा भारत और के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति आपको राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। संसद के सत्र को आहूत और सत्रवासन करने का अधिकार किसके पास होता है? तो राष्ट्रपति के पास। संसद का सत्र को आहूत बुलाना, मंडले और सत्रवासन करने का अधिकार किसके पास है? तो राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति के पास होता है। धन विधेयक पर चर्चा, धन विधेयक की चर्चा आपके आर्टिकल 110 में किया गया। धन विधेयक की चर्चा आपको आर्टिकल 10 में किया गया है, 110 में किया गया है। संचित निधि से व्यय करने के लिए विधेयकों की चर्चा किस आर्टिकल में किया गया है? तो संचित निधि से व्यय करने के लिए विधेयकों की चर्चा आर्टिकल 117 के 3 में किया गया है, 117 के 3 में चर्चा किया गया है। राष्ट्रपति दोनों सदनों को संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं किस आर्टिकल के तहत? राष्ट्रपति दोनों सदनों को संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं आर्टिकल 108 के तहत, 108 के तहत बुला सकते हैं दोनों सदनों का। अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा के अध्यक्ष करेगा, बुलाता है 108 के तहत राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि किसी भी अनुदान की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश पर की जाएगी। किसी भी अनुदान की मांग जो है किसके सिफारिश पर की जाएगी? तो राष्ट्रपति की सिफारिश की जाएगी, अन्यथा नहीं की जाएगी, जिसकी जानकारी किस आर्टिकल में? 113 के 3 आर्टिकल में बताया गया है। 113 के 3 आर्टिकल से क्या है? किसी भी अनुदान की मांग किसके सिफारिश पर? राष्ट्रपति की सिफारिश पर किया जाएगा, जिसकी जानकारी हमें किस आर्टिकल से? तो आर्टिकल 113 से जानकारी मिलती है, 113 के 3 आर्टिकल से मिलती है।
आर्टिकल 331 को किस संशोधन के तहत निरस्त कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया है? तो 104वें अमेंडमेंट, 104वें संशोधन के द्वारा आर्टिकल 331 को निरस्त किया गया है। 331 को निरस्त किया गया, ध्यान रखेंगे। राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत अध्यादेश जारी करता है? ऑर्डिनेंस जारी करने का शक्ति जो है राष्ट्रपति के पास किस आर्टिकल के तहत है? वो 1, 2, 3 123 आर्टिकल के तहत ऑर्डिनेंस जारी करता है, राष्ट्रपति करता है। विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों की नियुक्ति कौन करेगा? विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के पास होती है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। एम्बेसडर की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत क्षमादान करेगा? तो राष्ट्रपति जो क्षमादान करने की शक्ति जो है आपको याद रखेंगे आर्टिकल 72 के तहत, आपको आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति क्षमादान करेगा, आर्टिकल 72। आपातकाल के दौरान उपबंध भारतीय संविधान के किस भाग में है? आपातकाल के दौरान जो उपबंध जो है भारतीय संविधान के भाग 18 में किया गया है, भाग 18 में, ध्यान रखेंगे। राष्ट्रपति शासन की चर्चा किस आर्टिकल में? राष्ट्रपति के शासन की चर्चा आपको 356 आर्टिकल में, 356 आर्टिकल में राष्ट्रपति शासन की चर्चा आपको, ध्यान रखेंगे, 356 आर्टिकल में बताया गया है। वित्तीय आपातकाल की चर्चा जो है, वित्तीय आपातकाल की चर्चा 360 में किया गया है। वही वित्तीय आपातकाल पूछेगा तो क्या बताइएगा? तो 360 बताइएगा। वित्तीय आपातकाल की चर्चा 360 में किया गया है। राष्ट्रीय सार्वजनिक के महत्व के प्रश्न पर आपको उच्चतम न्यायालय न्याय किस आर्टिकल के अधीन परामर्श ले सकता है? कि राष्ट्रीय महत्व पर के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय किस प्रकार के अधीन आपको परामर्श ले सकते हैं? यहाँ पर राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति परामर्श लिखते हैं। राष्ट्रपति परामर्श लेगा आपको उच्चतम न्यायालय से किस आर्टिकल का था? 143 143 के तहत है आपको उच्चतम न्यायालय से राष्ट्रपति आपको परामर्श ले सकता है, ध्यान रखेंगे, ये यही क्वेश्चन था। राष्ट्रपति के वीटो की शक्ति किस आर्टिकल में? वीटो की शक्ति आर्टिकल 111 जो है, जिसे वीटो पावर बोलते हैं। वीटो पावर की चर्चा जो है राष्ट्रपति के पास आर्टिकल 111 में निहित है। वीटो का अर्थ क्या होता है? वीटो का अर्थ होता है रोकना। वीटो का शाब्दिक अर्थ होता है क्या भाई? रोकना होता है। वीटो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? रोकना होता है, ध्यान रखेंगे। भारत के राष्ट्रपति के पास कितने प्रकार का वीटो पावर है? तो 3 प्रकार का वीटो पावर जो है 3 प्रकार के हैं राष्ट्रपति के पास। पॉकेट वीटो, जिसे जेबी वीटो को कब पारित किया गया था? पॉकेट वीटो या जेबी वीटो को जब कब पारित किया गया था? भारतीय डाक संशोधन अधिनियम 1986 के तहत किया गया था, 1986। ज्ञानी जैल सिंह ने पॉकेट वीटो का प्रयोग करने वाले, ये आपको ध्यान रखेंगे, प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति थे, ठीक है ना। ज्ञानी जैल सिंह ने भारतीय डाक संशोधन विधेयक 1986 में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया हुआ था, ध्यान रखेंगे। संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य कर दिया गया। तो आपको 24वें संशोधन 1971 में जो है राष्ट्रपति पर संविधान संशोधन पर मन की अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य कर दिया गया। आपको ध्यान रखें, 24वें संशोधन 1971 में किया गया था, ध्यान रखेंगे। उसके बाद में हटा दिया गया। भारत के एकमात्र राष्ट्रपति ऐसे जो 2 बार लगातार निर्वाचित हुए थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार निर्वाचित हुए हैं, ध्यान रखेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन ऐसे व्यक्ति थे 2 बार उपराष्ट्रपति, 2 बार लगातार उपराष्ट्रपति और 1 बार राष्ट्रपति के रूप में काम किया है? तो एस राधाकृष्णन जो है 2 बार उपराष्ट्रपति, 1 बार राष्ट्रपति के रूप में काम किया है, ध्यान रखेंगे। भारत के ऐसे राष्ट्रपति, कौन से ऐसे राष्ट्रपति हैं जो 1 बार चुनाव हारने के बाद निर्विरोध जो राष्ट्रपति चुने गए थे? तो नीलम संजीव रेड्डी जो थे, अपने चुनाव हार जाने के बाद भी इसे निर्विरोध राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया गया था। नीलम संजीव रेड्डी को बनाया गया था, नीलम संजीव रेड्डी। भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति पूछेगा तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो थी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की प्रथम महिला आपको राष्ट्रपति के रूप में काम की। दूसरी कौन बने? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बाद आपको द्रौपदी मुर्मू बनी हुई है प्रथम आदिवासी।
किस आर्टिकल के तहत संविधान का एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति की चर्चा किस आर्टिकल में बताया गया है कि भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति होगा, तो आर्टिकल 63 में बताया गया है। ये उपराष्ट्रपति एक संवैधानिक पद है, आर्टिकल 63 में बताया गया है। आर्टिकल 63 में भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का प्रावधान कहाँ से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का प्रावधान जो है आपको अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जो है आपको अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ध्यान रखेंगे। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है। भारत के उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं, पदेन सभापति होते हैं, जिसकी किस आर्टिकल में चर्चा किया गया है। आर्टिकल 64 के तहत है, आर्टिकल 64। भारत के राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा के पदेन सभापति होती है, जिसकी चर्चा किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल 64 में बताया गया। आर्टिकल 64 याद रखेंगे। उपसभापति, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल के विषय की जानकारी हमें किस आर्टिकल से मिलती है, तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के मंडल की जानकारी आपको आर्टिकल 66 से मिलती है, आर्टिकल 66 से मिलती है। उपराष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है, तो शपथ आपको राष्ट्रपति दिलाता है। उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाने वाला कौन है, राष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति के पद अवधि की जानकारी हमें किसके आर्टिकल से मिलती है। उपराष्ट्रपति के पद अवधि की जानकारी हमको उपराष्ट्रपति की पद अवधि की जानकारी आपको आर्टिकल 67 से मिलती है, 67 से मिलती है, आर्टिकल 67 से। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है, तो राष्ट्रपति को देता है। उपराष्ट्रपति जो अपना त्यागपत्र किसको देता है, तो राष्ट्रपति को देता है, ध्यान रखेंगे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो एस राधाकृष्णन जो थे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। उपराष्ट्रपति बनने से पहले एस राधाकृष्णन कहाँ के राजदूत थे, तो उपराष्ट्रपति बनने से पहले एस राधाकृष्णन कहाँ के राजदूत थे, तो ध्यान रखेंगे सोवियत संघ के ये राजदूत के रूप में एस राधाकृष्णन थे। 2 बार उपराष्ट्रपति, 1 बार राष्ट्रपति बने हुए थे एस राधाकृष्णन। राष्ट्रपति का पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के हैसियत से काम करता है, किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल 65 में बताया गया। आर्टिकल 65 में, आर्टिकल 65 में क्या बताया गया है, अगर राष्ट्रपति का पद खाली रहता है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की तरह काम करेगा, जिसकी जानकारी आर्टिकल 65 से मिलती है, आर्टिकल 65 से मिलती है, ध्यान रखेंगे। किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति अपने कार्यों में संपादन और सलाह करने के लिए एक मंत्रिमंडल होता है, एक मंत्रिमंडल होता है, तो राष्ट्रपति को सहायता और उनके कार्यों को संपादन और सलाह देने के लिए किसका गठन किया गया है, तो मंत्रिपरिषद, जिसकी मंत्रिपरिषद की चर्चा किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल 74 में किया गया। मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। किस आर्टिकल में मंत्रिपरिषद की चर्चा किया गया, आर्टिकल 74 में किया गया है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, जिसकी जानकारी हमें आर्टिकल 75 से मिलती है। आर्टिकल 75 में क्या बताया गया है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ध्यान रखेंगे इस बात को। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन जो पूछे गए हैं कि किस आर्टिकल के अनुसार जो है राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा, तो मंत्री और राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत धारण करते हैं, तो ये आपको ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत के धारण करते हैं, तो मंत्री आपको ध्यान रखें 75 के 2 आर्टिकल, 75 के 2 आर्टिकल, इस बात को ध्यान रखेंगे। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। मंत्रिपरिषद जो है, मंत्रिपरिषद किसके प्रति, तो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, जिसकी जानकारी आपको 75 के 3 में बताया गया है। 75 के 3 आर्टिकल में क्या बताया गया है, तो मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, जिनकी जानकारी हमको 75 के 3 में दिया गया है। मंत्रिपरिषद पर्यंत के धारण करते हैं, तो 75 के 2 में। अगले क्वेश्चन पर पूछे गए हैं कि किस आर्टिकल के तहत पद ग्रहण से पूर्व प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों को राष्ट्रपति के सामने और गोपनीयता का शपथ लेते हैं, तो 75 के 4। किस आर्टिकल के तहत जो पद ग्रहण के पूर्व जो है प्रधानमंत्री सहित मंत्री को राष्ट्रपति के सामने पद और गोपनीयता का शपथ लेना पड़ता है, तो 75 के 4 आर्टिकल के तहत। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री तो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, ध्यान रखें, सबसे लंबा कार्यकाल पंडित जवाहरलाल नेहरू का था, 16 साल ये रहे हुए थे। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री जो है वल्लभ भाई पटेल बने हुए थे, वल्लभ भाई पटेल, ध्यान रखेंगे। सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले कौन थे, सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले मोरारजी देसाई थे, मोरारजी देसाई, ध्यान रखेंगे। मोरारजी देसाई आपको सबसे उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति थे। सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले कौन थे, सबसे कम उम्र में आपको राजीव गांधी जो है प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति थे।
वे कौन से ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनकी मृत्यु जो है भारत से बाहर हुआ था? तो आपको लाल बहादुर शास्त्री 1966 में ताशकंद में हुआ था। ताशकंद समझौता में रहस्यमय मृत्यु के चलते लाल बहादुर शास्त्री जी का मृत्यु हो गया था ताशकंद में, जो भारत से बाहर हुआ था। प्रधानमंत्री किस सदन का नेता होता है? प्रधानमंत्री जो है लोकसभा का नेता होता है। किस सदन का नेता होता है? तो लोकसभा का ये नेता होता है। लोकसभा का निम्न सदन बोलते हैं, जनता का सदन बोलते हैं, है ना, लोकप्रिय सदन बोलते हैं, प्रधानमंत्री का सदन बोलते हैं। ध्यान रखिए। लोकसभा को विघटन करने की सिफारिश राष्ट्रपति को कौन दे सकता है? तो लोकसभा को विघटन करने की शक्ति जो है राष्ट्रपति को वे प्रधानमंत्री कर सकता है, प्रधानमंत्री कर सकता है। मंत्री राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष पूछेगा तो क्या बताएंगे? प्रधानमंत्री बताइएगा। राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष आपको प्रधानमंत्री होते हैं। और वहीं राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के अध्यक्ष आपको ध्यान रखेंगे, अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। नीति योजना, अब नीति हो गया, नीति आयोग हो गया। आयोग का कौन होता है अध्यक्ष? आपको प्रधानमंत्री होते हैं। मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? मंत्रिपरिषद का प्रमुख जो होता है प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री। सबसे बड़ा कार्यकाल किस प्रधानमंत्री? नेहरू जी का रहा है। प्रथम महिला जो आपको प्रधानमंत्री आपको ध्यान रखेंगे इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी थी, ध्यान रखेंगे इस बात को। आयरन लेडी के नाम से इंदिरा गांधी को जाना जाता है। आगे बात करते हैं। वो ऐसे प्रधानमंत्री का नाम बताइए जो कभी भी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए हैं। वो ऐसे प्रधानमंत्री का नाम बताइए जो लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए हैं, जिनका चरण लोकसभा में नहीं पड़ा हुआ था। तो 14 चरण आपको लोकसभा में नहीं पड़ा हुआ था। विश्वास मत प्राप्त करने में असफल प्रधानमंत्री कौन थे पहले? तो आपको विश्वास, तब ब से विश्वनाथ, विश्वास और विश्वनाथ जो है विश्वास मत हासिल करने में असफल प्रथम प्रधानमंत्री आपको विश्वनाथ प्रताप सिंह। सबसे कम समय का कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री किस प्रधानमंत्री के? तो अटल बिहारी वाजपेयी मात्र 13 दिन के प्रधानमंत्री एक बार बने हुए थे, उसके बाद 5 साल पूरा किए हुए थे। कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल पूछेगा तो कैबिनेट मंत्रियों में सबसे लंबा कार्यकाल आपको जगजीवन राम श्रम मंत्री थे, सबसे लंबा काम जगजीवन राम हो गया। आगे बात करते हैं। मंत्रियों को वित्तीय संसाधनों का आवंटन किसके द्वारा किया जाता है? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा। मंत्रियों को वित्तीय संसाधन का बंटवारा जो वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। भारत का एक संसद होगा जिसकी जानकारी किस आर्टिकल के तहत? 79 में 79 आर्टिकल के तहत ये बताया गया है, भारत का संसद होगा। राज्यसभा की जो चर्चा किस आर्टिकल में? राज्यसभा आपको आर्टिकल 80 में है, लोकसभा 81 में है। लोकसभा आर्टिकल 81 में किया गया है। संसद होगा 79 में, 80 में राज्यसभा, लोकसभा 81 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? राज्यसभा में अधिकतम संख्या हो सकती है 250 हो सकती है। राज्यसभा में की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितना है? तो 30 वर्ष है। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा का कितना होना चाहिए? तो 30 वर्ष होना चाहिए। राज्यसभा का सदन क्या होता है? अस्थायी होता है, ये परमानेंट होता है, ये कभी भंग नहीं होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्षों का होता है, 6 वर्षों का होता है। राज्यसभा का एक सभापति और उप सभापति होगा। राज्यसभा का एक सभापति और उप सभापति है, जिसकी जानकारी 89 में 89 में किया गया है। 89 में क्या बताया गया है? राज्यसभा के लिए सभापति और उप सभापति होगा, जिसकी जानकारी किस आर्टिकल में बताया? 89 में किया गया है, 89 में। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा के पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं, ध्यान रखेंगे। राज्यसभा के प्रथम उपसभापति किसको बनाया गया था? कृष्णमूर्ति राव को बनाया गया था। राज्यसभा के प्रथम उपसभापति पूछेगा तो आपको ध्यान रखेंगे कृष्णमूर्ति राव को बनाया गया था। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितना है? तो 31 है। उत्तर प्रदेश में आपको राज्यसभा की सीटों की संख्या 31 है। महाराष्ट्र में राज्यसभा की सीटों की संख्या 19 है। महाराष्ट्र में राज्यसभा की सीटों की संख्या 19 है। बिहार में राज्यसभा की सीटों की संख्या 16 है।
केरल में आपको 9 है। केरल में राज्यसभा की सीटों की संख्या 9 है। झारखंड में राज्यसभा की सीटों की संख्या 6 है। झारखंड में राज्यसभा की सीटों की संख्या 6 है। मिजोरम में और सिक्किम में 1-1 है। मिजोरम और सिक्किम में 1-1 है। मिजोरम और सिक्किम में 1-1 आपको राज्यसभा की सीटों की संख्या। दिल्ली में कितने हैं? 7 गो। दिल्ली में 7 गो। उप सभापति का पद रिक्त हो, त्याग पत्र या त्याग पद से हटाए जाने की चर्चा किस आर्टिकल में है? उप सभापति को उसके पद रिक्त हो या पद से त्याग या पद से हटाए जाने की चर्चा आपको आर्टिकल 90 में बताया गया। आर्टिकल 90 में बताया गया है। उप सभापति अपना त्याग पद किसको देता है? तो सभापति। उप सभापति अपना त्याग पद आपको किसके देगा? तो ये सभापति महोदय के देते हैं, सभापति महोदय के। जब उपराष्ट्रपति और सभापति और उप सभापति पद हटाने का संकल्पना विचाराधीन हो तो वह पीठासीन नहीं होगा, जिसकी चर्चा आपको किस आर्टिकल में दिया गया है? तो आर्टिकल आपको 92 में दिया गया है। आगे बात करते हैं संसद का डिजाइन। संसद का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया है? कब तैयार किया गया? 1912 और 13 में इसका डिजाइन, संसद का जो पुराना संसद भवन जो है उसका डिजाइन जो तैयार किया गया है 1912 और 13 में तैयार किया गया था। इसका डिजाइन कौन तैयार किया था? तैयार करने वाला एडविन लुटियन और हैबर ब्रेकर और लुटियन के द्वारा आपको 1912 और 13 में पुराने संसद भवन का डिजाइन किया गया था। लुटियन जो दिल्ली को बनाया हुआ था। आगे बात करते हैं कि धन विधेयक पुनः राज्यसभा में स्थापित नहीं किया जा सकता है, पारित नहीं किया जा सकता है, जिसकी जानकारी आपको आर्टिकल जो है 109 के 1 में चर्चा किया गया। आर्टिकल 109 के ए में आपको जानकारी हमें धन विधेयक को पुनः राज्यसभा में पारित नहीं कर सकते हैं, जिसकी जानकारी हमें किससे मिलती है? एक सेकंड, सॉरी। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन पर जो बताए गए हैं। अगला क्वेश्चन जो है राज्यसभा की पहली बार गठन कब किया गया था? राज्यसभा का पहली बार जो गठन किया गया था 3 अप्रैल 1952 में। राज्यसभा के पहली बार जो गठन किया गया था 1952 में किया गया था। राज्यसभा के पहली बार गठन 3 अप्रैल 1952 में किया गया था। राज्यसभा के प्रथम बार गठन। राज्यसभा की पहली बैठक कब हुआ था? तो 13 मई 1952 को किया गया था। गठन पूछेगा तो 3 अप्रैल 1952। बैठक पूछेगा आपको 13 मई आपको ध्यान रखें 13 मई 1952 को किया गया था। लोकसभा की संरचना, कि लोकसभा का गठन किस आर्टिकल में? आर्टिकल 51 में किया गया है। संसद का निम्न या प्रथम सदन किसको? तो लोकसभा को बोलते हैं। संसद का प्रथम या निम्न सदन आपको लोकसभा को वही बोलते हैं। लोकसभा में एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, जिसकी जानकारी आपको आर्टिकल किससे मिलती है? तो 93 में 93 आर्टिकल में मिलती है। लोकसभा का एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा, जिनके आर्टिकल 93 में मिलती है। आर्टिकल 93 में 93 में मिलती है जानकारी। मूल संविधान में लोकसभा की अधिकतम संख्या सुनिश्चित थी तो 500 था। मूल संविधान में लोकसभा की अधिकतम संख्या सुनिश्चित की गई थी तो 530 की तय किया गया था। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीयों के लिए जो सीटों के आरक्षण को जो था उसको संशोधन के द्वारा ख़त्म कर दिया गया है। किस संशोधन के द्वारा? तो 104वें अमेंडमेंट में 2020 के द्वारा जो है लोकसभा और राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीयों को जो है सीटों का जो रिजर्वेशन था उसको समाप्त कर दिया गया। कौन सा संशोधन के द्वारा? 104वें संशोधन 2020 के द्वारा समाप्त कर दिया गया। लोकसभा और राज्य विधानसभा में सीटों की संख्या 2026 तक ले यथावत रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो वो कौन सा संशोधन के द्वारा? तो ये 84वें संविधान संशोधन 2001 के द्वारा बताया गया था। 2026 तक ले लोकसभा और विधानसभा की सीटों में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, जिसकी एक संशोधन लाया गया था। कौन सा संशोधन? जो 84वें संविधान संशोधन जो था, ध्यान रखें 84वें संविधान संशोधन 2001 में ये पारित किया गया था। किस संशोधन के अनुसार जो है भारत में 18 वर्ष की आयु के लिए व्यक्तियों को मतदान करने का अधिकार दे दिया गया था। 61वें संविधान संशोधन 1989 में 61वें संविधान संशोधन जो है 1989 में जो है मतदान करने की उम्र सीमा आपको 18 वर्ष तय किया गया था, ध्यान रखेंगे। सबसे अधिक मतदान वाला लोकसभा सीटों की संख्या कौन है? तो बाहरी दिल्ली है। सबसे अधिक मतदान वाला क्षेत्र जो पूछेगा तो बाहरी दिल्ली है, ध्यान रखेंगे। और सबसे कम मतदान वाला क्षेत्र कौन है? तो आपको लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप।
सबसे कम मतदान वाला सीटों पूछेगा लोकसभा वाला तो आपको लक्षद्वीप पे ध्यान रखेंगे। और सबसे बड़ा पूछेगा लोकसभा की सीटों को वाला क्षेत्र कौन है, तो सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र वाला जो पूछेगा तो लद्दाख जो है सबसे बड़ा है। आगे बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र कौन है, तो आपको चांदनी चौक आपको दिल्ली है सबसे छोटा पूछेगा। चांदनी चौक दिल्ली जो है सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र है जो है। लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो ये 5 वर्षों का होता है। 5 वर्षों को लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का। किस आर्टिकल के तहत मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति क्या होते हैं, सामयिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। आर्टिकल 75 के 3 जो है लोकसभा जो मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं, जिसकी जानकारी हमें 75 के 3 में से मिलती है। 75 के 3 से। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटों की संख्या आपको 80 है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटों की संख्या 80 है। महाराष्ट्र में लोकसभा की सीटों की संख्या आपको ध्यान रखें 48 है, 48 है। बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या कितना है, बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या आपको 40 है। गुजरात में 26 है, गुजरात में लोकसभा की सीटों की संख्या कितना है, 26 है। पंजाब में कितना है लोकसभा की सीटों की संख्या 13 है। मिजोरम में 1 है। मिजोरम और सिक्किम में 1-1 है लोकसभा की सीटों की संख्या। दिल्ली में लोकसभा की सीटों की संख्या कितना है, तो 7 है। दिल्ली में लोकसभा की सीटों की संख्या 7 है। लक्षद्वीप में लोकसभा की सीटों की संख्या आपको 1 है। लक्षद्वीप में आपको सीटों की संख्या 1 है। लोकसभा को जो भंग कर सकता है किसके सलाह पर, तो प्रधानमंत्री से के सलाह पर राष्ट्रपति भंग करेगा। लोकसभा को भंग किसके सलाह पर किया जा सकता है, तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति कर सकता है। लोकसभा में अब तक कितनी बार भंग किया जा सकता है, किया गया है, तो आपको लोकसभा अब तक कितनी बार भंग किया गया है, तो 8 बार भंग किया जा चुका है। लोकसभा जो है कितना बार भंग किया गया है, तो 8 बार। पहली बार लोकसभा भंग किया गया था कब, पहली बार जो लोकसभा भंग किया गया था 1970 में पहली बार लोकसभा को भंग किया गया था। ध्यान रखेंगे पहली बार लोकसभा को कब भंग किया गया था, 1970 में किया गया था। आगे क्वेश्चन पूछा गया था लोकसभा का कार्यकाल 2 बार 1-1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। 1976 में आपको लोकसभा का कार्यकाल जो है 1-1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। लोकसभा का कार्यकाल 1-1 वर्ष के लिए कब बढ़ाया गया था, तो 1976 में 1-1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। लोकसभा और राज्यसभा के अधिवेशन कौन बुलाता है, तो ये आपको लोकसभा और राज्यसभा का अधिवेशन जो है राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा। लोकसभा के दोनों बैठकों को कितना माह का अंतर होना चाहिए, लोकसभा के दोनों बैठकों का अंतर जो है कितना माह का अंतर होता है, 6 माह के अंतर से अधिक नहीं होता, 6 माह पर होना चाहिए। आगे बात करते हैं लोकसभा के गण पूर्ति या कोरम के कुल सदस्यों की संख्या 10वां भाग होना चाहिए, जिसकी चर्चा जो है आर्टिकल 100 के 4 में दिया गया है। 100 के सब आर्टिकल 4 में 100 में कि 100 आर्टिकल के सब आर्टिकल 4 में लोकसभा के गण पूर्ति कोरम की सदस्यों की संख्या आपको 10वां भाग होना चाहिए, लगभग ध्यान रखेंगे इसको। संसद 55 संसद की संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था जो है किस आर्टिकल में, संयुक्त अधिवेशन जो राष्ट्रपति आर्टिकल 108 आर्टिकल के तहत 108 आर्टिकल के तहत जो है राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं और बुलाएगा राष्ट्रपति 108 आर्टिकल के तहत। और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर देगा, तो लोकसभा अध्यक्ष करेगा। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष जो है ओम बिरला राजस्थान कोटा से आपको संसद बने। आगे बात करते हैं संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा करता है, जिसकी जानकारी हमें किस आर्टिकल से मिलती है, 118 के 4 से। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा करता है, जिसकी जानकारी हमें 118 के सब आर्टिकल 4 से मिलती है। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता के लिए अगर लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों उपस्थित रहते हैं, दोनों नहीं रहते हैं, तो इस स्थिति में अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा, तो राज्यसभा का उपसभापति करेगा। बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। कौन करेगा जी, अगर संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो है अध्यक्ष और लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों नहीं है, तो इसकी अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा, तो राज्यसभा का उपसभापति करेगा, है ना। राज्यसभा का उपसभापति करेगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। संयुक्त बैठक की समस्त कार्रवाई किस प्रकार की प्रक्रिया होती है, तो ये लोकसभा में संयुक्त अधिवेशन की समस्त कार्रवाई किस प्रक्रिया के अनुसार होती है, तो लोकसभा के प्रक्रिया के अनुसार होती है, ध्यान रखेंगे। आगे क्वेश्चन में तो लोकसभा से
निलंबित विधेयक संसदों के सत्रवासन के कारण समाप्त नहीं हो सकता है। लोकसभा से जो निलंबित जो विधेयक जो पारित किया गया था वो क्या आता है, निलंबित नहीं हो सकता है, सत्र मन कि वो ख़त्म नहीं हो सकता है। जिसकी जानकारी हमें किस आर्टिकल से मिलती है, तो 107 के सब आर्टिकल 3 से मिलता है। 107 के सब आर्टिकल 3 से क्या मिलती है, संसद के द्वारा जो निलंबित विधेयक को उसके समाप्त नहीं किया जा सकता है 107 के सब आर्टिकल 3 से। लोकसभा में एक दिन में तार्किक प्रश्न कितने पूछ सकते हैं, लोकसभा में एक दिन में तार्किक प्रश्न हमको 20 प्रश्न पूछ सकते हैं, ध्यान रखेंगे। चलिए 400 क्वेश्चन पर आ गए लोग। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है, तो उपाध्यक्ष को देता है। लोकसभा जो है अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है, तो ध्यान रखेंगे इस प्रकार से लोकसभा के अध्यक्ष जो है अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देते हैं। और इस प्रकार से यह 200 क्वेश्चन कंप्लीट होगा। 400 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन था, ठीक है ना। और इस प्रकार से ये वीडियो को समाप्त करते हैं क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा और आप नहीं देख पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में पार्ट 3 में 880 मास्टर वीडियो क्लास में, ठीक है ना। ये आपको ज्ञान बिंदु रोशन आनंद सर का जो है पॉलिटी का वेरी इंपॉर्टेंट जो है वन लाइनर क्वेश्चन आप लोग के सामने रखा गया था।